बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो हम टाइप्स ऑफ एनिमल सिस्टमैटिक्स पढ़ रहे थे, जिनकी तीन टाइप्स थी। पहली जो थी एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, जिसे हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। और उसके अलावा जो पढ़ना है वो क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स। तो पहले हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को। द फाउंडर्स ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बिलीव्ड दैट देयर आर नो क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग टैक्सा। ठीक है ना। आप जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के फाउंडर थे, उन्होंने इस बात का यकीन था कि कोई भी क्राइटेरिया नहीं है टैक्सा की ग्रुपिंग के लिए, मतलब ग्रुप बनाने के लिए एनिमल्स के कोई क्राइटेरिया नहीं है। उन्होंने कहा था जो प्रीवियस क्राइटेरिया बताए गए हैं वो क्या हैं, आर्बिट्रेरी एंड वेग हैं, मतलब गैर वाज़ेह हैं और ख़ुद से फ़र्ज़ करदा हैं। ठीक है ना। वैसे हकीकतन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिस तरह ट्रेडिशनल या एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स में बताया गया था कि की करैक्टर्स की बुनियाद पर टैक्सा बनाए गए हैं। तो वो आप जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के यकीन करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जितने भी मफरूज़े थे या जितने भी ग्रुपिंग की गई है वो किस बुनियाद पर थी, मफरूज़ों की बुनियाद पर थी और गैर वाज़ेह बुनियाद पर थी। Numerical taxonomy emerged during the 1950s and 1960s. It is opposite to the evolutionary systematics. ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है वो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स से क्या है, अपोजिट है, क्योंकि ये किसी भी क्राइटेरिया पर बिलीव नहीं करते थे। द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट हैज़ ट्राई टू मेक टैक्सोनॉमी मोर ऑब्जेक्टिव। ठीक है। मतलब ये कि चाहते थे कि मज़ीद इसे वाज़ेह तौर पर क्या किया जा सके, बताया जा सके। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट यूज़ द मैथमेटिकल मॉडल्स, कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स। जिन्होंने क्या किया, कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स को इस्तेमाल किया और मैथमेटिकल हिसाब के मॉडल को क्या किया, इस्तेमाल किया। दे ग्रुप द सैम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू ओवरऑल सिमिलैरिटीज़। तो मतलब उन्होंने देखा कि ओवरऑल जो सिमिलैरिटी, मतलब किसी खास कैरेक्टर की बुनियाद पर नहीं किया, बल्कि जितनी ज़्यादा ओवरऑल जो सिमिलैरिटीज़ थी उस बुनियाद पर उन्होंने क्या की, ग्रुपिंग की। लेकिन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के में भी कुछ क्या थे, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द होमोलॉगीज़ एंड एनालॉगीज़। ठीक है ना। मतलब ये क्या करते थे, होमोलॉगीज़ और एनालॉगीज़ के अंदर क्या करते, डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। अलबत्ता एनालॉगीज़ को किसी हद तक मानते थे, लेकिन ये होमोलॉगीज़ को बिल्कुल नहीं मानते थे। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट लिमिट द डिस्कशन ऑफ एवोल्यूशन रिलेशनशिप, इन्होंने क्या किया कि जो एवोल्यूशन रिलेशनशिप थी इनकी डिस्कशन को क्या कर दिया, महदूद कर दिया। किस तक, जो क्लोजली रिलेटेड टैक्सा थे उन तक। मतलब ये कहते थे डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ वहीं आपस में उनके बारे में डिस्कशन की जाए जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैं। तो यही क्या था, मेजर डिफरेंस था बिटवीन द एवोल्यूशन सिस्टमैटिक्स और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर। लेकिन जो तीनों जो स्कूल ऑफ टैक्सोनॉमिक हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा जो लीस्ट पॉपुलर था वो क्या था, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, लीस्ट पॉपुलर है। क्योंकि ये अलबत्ता इन्होंने जो क्या बताया थे, कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए और मैथमेटिकल एनालिसिस के जो तरीके बताए थे वो तमाम के तमाम टैक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो अब यहीं पर जो मैंने अभी आपको जो डिफरेंस बताए हैं वो यहीं थे, डिफरेंस बिटवीन द एवोल्यूशनरी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देयर आर टू मेन डिफरेंस बिटवीन द एवोल्यूशनरी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दीज आर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द होमोलॉगीज एंड एनालॉगीज। Numerical taxonomists admit that analogies exist, but they believe that telling one form from other is sometimes impossible. Therefore, the numerous homologies used in data analysis dominate the analogies. तो मतलब ये किस पर बिलीव करते हैं, एनालॉगीज़ पर बिलीव करते हैं। एनालॉगस आर्गन पर जो क्या आते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं बट फंक्शन क्या करते हैं, सेम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी, जिस तरह बर्ड्स के ये क्या होते हैं, विंग्स होते हैं और इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं, दोनों क्या करते हैं, फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट लिमिट द डिस्कशन ऑफ एवोल्यूशन रिलेशनशिप टू क्लोजली रिलेटेड टैक्सा। इट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो यही बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज़ द लीस्ट पॉपुलर ऑफ द थ्री टैक्सोनॉमिस्ट स्कूल। ठीक है ना। ये भी बात मैंने बताई है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर प्रोग्राम और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, जो इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया थे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो टाइप है सिस्टमैटिक्स की वो क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, या इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लैडिस्टिक्स भी कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशन रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल एनालिसिस एंड टेस्ट इज़ कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स।
ठीक है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, उसमें क्या क्या था, तो वो जो क्या थी डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशन रिलेशनशिप थे वो सिर्फ किस बुनियाद पर थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तीन चीज़ों को देखा गया है, स्टडी ऑफ फॉसिल को भी, उसको एनालाइज भी किया गया और उसके टेस्ट भी किए गए। उसके बाद फिर क्या किया गया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डेवलप किया गया अमंग द ऑर्गेनिज्म। द गोल ऑफ क्लैडिस्टिक इज सिमिलर टू डिस्क्राइब the goal of it is similar to the evolutionary systematics. This goal is formation of hypothesis of genealogical relationship among the monophyletic groups of organism. ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप बनाया गया किसके दरमियान बनाया गया, मुख्तलिफ नस्लों के, लेकिन उनके क्या थे, मोनोफिलेटिक ग्रुप थे, मतलब एक ही क्या थे, उनके इंसेस्टर्स जो थे वो क्या थे, कॉमन थे। लेकिन क्लैडिस्टिक क्या करता है, मोर ओपन है, क्योंकि ये एनालाइज भी कर रहे हैं और टेस्टिंग भी कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। क्लैडिस्टिक आल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द होमोलॉगीज एंड एनालॉगीज। यानी जो क्लैडिस्टिक थे वो क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट भी करते थे होमोलॉगीज के दरमियान और एनालॉगीज के दरमियान। हाउ वर दे बिलीव दैट होमोलॉगीज ऑफ रिसेंट रीजन आर मोस्ट यूजफुल। लेकिन वो क्या करते थे, होमोलॉगीज पर ज़्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि वो कहते थे ये क्या है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। क्लैडिस्टिक स्टडी टू टाइप्स ऑफ करेक्टर, जिन्होंने क्या किया, दो तरह के करेक्टर को स्टडी किया। नंबर वन जो है वो क्या था, सिम्प्लिसियोमॉर्फीज, या इन्हें हम क्या कहते हैं, बेस करेक्टर भी कहते हैं या बेसिक करेक्टर भी कहते हैं। अब इसे कैसे डिफाइन करते हैं सिम्प्लिसियोमॉर्फिक करेक्टर को, द करेक्टर्स दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप शेयर्ड आर कॉल्ड सिम्प्लिसियोमॉर्फीज। मतलब ऐसी कोई खसूसियात है जो एक ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सब के अंदर क्या है, मौजूद है, मतलब सिमिलर क्या है वो खसूसियात है तमाम ग्रुप्स, एक ग्रुप के तमाम मेंबर्स के दरमियान। दीज करेक्टर्स आर होमोलॉगीज, दे इंडिकेट आर शेयर्ड इंसेस्ट्री, बट दीज करेक्टर्स आर यूजलेस इन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप। लेकिन ये जो करेक्टर है उनको बताई गई है, ये क्या कहते हैं, यूजलेस है, क्या बताने के लिए, डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप, एक ही ग्रुप के डिफरेंट, एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान। द क्लैडिस्टिक लुक फॉर रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड आउट ग्रुप। ठीक है ना, अब उन्होंने क्या किया, फिर रिलेटेड ग्रुप्स को देखना शुरू कर दिया, मतलब एक दो ग्रुप्स का आपस में कंपेयर करना, रिलेटेड ग्रुप। अब आउट ग्रुप कौन सा होता है, जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है, मुश्तमिल है, उसे हम क्या कहते हैं, आउट ग्रुप कहते हैं। दे डिसाइड फ्राम द आउट ग्रुप व्हाट कैरेक्टर इज इंसेस्ट्रल फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आउट ग्रुप से मतलब जो क्लोज डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर देखा कि दो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर किया, इन ग्रुप को और आउट ग्रुप को। इन ग्रुप वो होता है जिसमें जो एक करेक्टर है सबके अंदर मौजूद होती है, तो उन्होंने उस खसूसियत को फिर आउट ग्रुप से रिलेट किया। इस तरह उन्होंने देखा कि कौन सी खसूसियात हैं वो जो तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती हैं, सेम हैं, तो उस खसूसियत को फिर किस चीज़ का नाम दिया जाता है, सिम्प्लिसियोमॉर्फीज का। ये मज़ीद फिर हम आगे जब देखेंगे तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी सिम्प्लिसियोमॉर्फी की। दूसरी जिन्होंने करेक्टर देखी वो क्या है, सिनेपोमॉर्फीज। अब सिनेपोमॉर्फीज कौन सी करेक्टर होते हैं, जो ड्राइव्ड करेक्टर्स होते हैं, जो अखज़शुदा करेक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिनेपोमॉर्फीज कहते हैं। करेक्टर्स दैट हैव अराइजन सिंस कॉमन इंसेस्ट्री विद इन द आउट ग्रुप आर कॉल्ड ड्राइव करेक्टर्स आर सिनेपोमॉर्फीज। अब जो सिनेपोमॉर्फीज होती है वो क्या होती है, जो मतलब एक जो ग्रुप है उसके जो कुछ जो मेंबर्स हैं, सिर्फ उन कुछ मेंबर्स के अंदर क्या होते हैं, मतलब वो बेसिक करेक्टर से क्या है, ड्राइव है, कुछ मेंबर्स के अंदर मौजूद होंगी, कुछ के अंदर नहीं होंगी, तो सब के अंदर जो होंगी वो क्या होंगी, सिनेपोमॉर्फीज होंगी। लेकिन अगर कुछ के अंदर कोई कॉमन है उन्हें हम क्या कहते हैं, सिनेपोमॉर्फीज कहते हैं, जो अखज़शुदा क्या होते हैं, करेक्टर्स होती हैं। उसके बाद जो बताया गया क्लैडोग्राम के बारे में बताया गया है। अब क्लैडोग्राम क्या होता है, दी हाइपोथेटिकल लिनिएज शोन इन अ डायग्राम इज कॉल्ड क्लैडोग्राम। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ी जो लीनिएज दिखाया जाता है किसी डायग्राम के ज़रिए उसे हम क्या कहते हैं, क्लैडोग्राम कहते हैं। क्लैडोग्राम गेव द सीक्वेंस इन द ओरिजिन ऑफ ड्राइव करेक्टर। अब जो ड्राइव करेक्टर उनके दरमियान क्या बताता है, सीक्वेंस बताता है। ठीक है ना, अब इससे हम क्लैडोग्राम को किस चीज़ से दिखाते हैं, ट्री डायग्राम से दिखाया जाता है और इंटरप्रीट की जाती है ओल्ड डेटा की भी। द न्यू डेटा इज़ यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस इन अ क्लैडोग्राम। जो न्यू डेटा बताया जाता है वो क्या कहता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बताया जाता है। आगे क्लैडोग्राम दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। तो ये जो क्लैडोग्राम है इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और नंबरिंग की गई है। फैमिली मेम्बर्स जो है वो क्या है, 1 2 3 4 5। तो इनके अंदर जो आउट ग्रुप है वो क्या है, 5 है। चलिए अगर इंटरप्रिटेशन देखें तो देखें इसके अंदर दिस हाइपोथेटिकल क्लैडोग्राम शोज़ 5 टैक्सा 1 to 5, मतलब मुख्तलिफ ग्रुप हैं, हर एक टैक्सा बनाया गया है 1 से लेकर 5 तक। और करेक्टर कौन से हैं, ए से लेकर एच तक। इन ड्राइविंग द टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप, करेक्टर ए सिम्प्लिसियोमॉर्फी, क्योंकि जो करेक्टर ए है वो बेस पर मौजूद है। ये सब ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब 1 से लेकर 5 तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सब के अंदर करेक्टर ए मौजूद होगा, ये मतलब कॉमन करेक्टर है
तमाम ग्रुप के अंदर तमाम टेक्सा के अंदर, तो इसलिए ये क्या होगी, सिम्प्लिसियोमॉर्फी है। अच्छा, अब इसके अंदर जो आउट ग्रुप है वो कौन सा है, 5 जो है वो क्या है, आउट ग्रुप है। इट ओनली दैट शेयर्स दैट विद टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर विद 1 to 4, है ना, ये क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वही कैरेक्टर होंगे जो 1 से लेकर 4 तक हैं। ऑल अदर कैरेक्टर्स आर मोर रिसेंटली ड्राइव्ड व्हाट सिंगल कैरेक्टर सिनेपोमॉर्फी फॉर टैक्सा 1 and 2 सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द अदर टैक्सा। 1 and 2 के अंदर आप जो कैरेक्टर सिनेपोमॉर्फी है वो क्या है, जी है, क्योंकि बाकियों के अंदर ये मौजूद नहीं होगा, तो ये क्या है, जी कैरेक्टर है। और जो एच है वो सिर्फ किसके अंदर पाया गया है, जी जो है 2 के अंदर होता है, एच जो है सिर्फ 1 के अंदर है, इसलिए ये क्या है कि सिनेपोमॉर्फी कैरेक्टर हैं देन ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अच्छा जी, अब ये जो आगे जो एक क्लाइडोग्राम दिखाया गया है, ये किसके बारे में बताया गया है, वर्टिब्रेट फाइलोजेनी का जो क्लाइडोग्राम दिखाया गया है, ठीक है ना, मतलब 5 क्लासेस हैं वर्टिब्रेट की, कौन कौन सी आपको पता है, मैमीलिया, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और क्या है, फिशेस और एंड एवीज, बर्ड्स भी हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, 5 क्लासेस हैं। तो एक साइड पर क्या कैरेक्टर बताया गया है, बेस कैरेक्टर जो हैं वो किस साइड पर दिखाए गए हैं, या ड्राइव कैरेक्टर हैं वो किस साइड पर, राइट साइड पर दिखाए गए हैं, और जो लेफ़्ट साइड है उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स के नाम बताए गए हैं, ठीक है ना। तो अब इनके अंदर एक जो क्या बताया गया है, आपको नज़र आ रहा होगा, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये क्या है, सिनेपोमॉर्फी कैरेक्टर है। मैं आपका मज़ीद डिटेल से बता रहा हूँ एग्जांपल्स के ज़रिए कि सिनेपोमॉर्फी और सिम्प्लिसियोमॉर्फी में क्या फ़र्क है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो किसके अंदर सिर्फ पाई जाती है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किसके अंदर पाई जाती है, सिर्फ मैमल्स के अंदर, ठीक है ना, एम्फीबियंस के अंदर, और किसके अंदर पाई जाती है, ये बर्ड्स के अंदर, ठीक है ना। मतलब जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, सॉरी, एम्फीबियंस के अंदर नहीं पाई जाती, बल्कि मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इनके अंदर क्या पाई जाती है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसका मतलब है जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये क्या है, सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर है, क्योंकि विद इन द ग्रुप ये सिर्फ 3 ग्रुप्स के अंदर पाई जाती है। किस किस के अंदर पाई जाती है, मैमल्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, और किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर, एम्फीबियंस और फिशेस के अंदर ये अब्सेंट होती है। तो ये सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर है, सिम्प्लिसियोमॉर्फिक नहीं होगा। सिम्प्लिसियोमॉर्फिक वो कैरेक्टर होगा जो तमाम क्लासेस के अंदर, वर्टिब्रेट की तमाम क्लासेस के अंदर मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल जो डिस्टिंक्ट हेड रीजन विद ब्रेन एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये क्या होगा, सिम्प्लिसियोमॉर्फिक कैरेक्टर है, क्योंकि ये तमाम ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, कॉमन है। अब इसी तरह लेकिन ये जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये एक कैरेक्टर है, ये क्या करते हैं, इन 3 के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं करती, कि इनके अंदर फिर मतलब अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि इसके अंदर मैमल्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन करना चाहें, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये इनके लिए क्या होगा, सिम्प्लिसियोमॉर्फिक कैरेक्टर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसके डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या देखते हैं, शेल देखें। अगर हम शेल देखें तो शेल किसके अंदर फिर मौजूद होता है, रेप्टाइल के अंदर, क्योंकि टर्टल के बाहर क्या होता है, शेल होता है। बर्ड्स और मैमल के बाहर शेल नहीं होता। तो हम क्या कहते हैं, शेल की बुनियाद पर क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रेप्टाइल्स को मैमल से और बर्ड्स से। अब फिर बर्ड्स को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फीदर्स के ज़रिए और एंडोथर्मी के ज़रिए, ठीक है ना। और इनकी जो चूंच होती है उसके ज़रिए भी क्या करते हैं, जो बीक होती है उसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बर्ड्स को किसके से, मैमल से और रेप्टाइल से। अब मैमल्स को किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, बर्ड्स और रेप्टाइल से। मैमल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, हेयर मौजूद होता है, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं और एंडोथर्मी होती है। तो इनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल के अंदर। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि सिम्प्लिसियोमॉर्फिक और सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या होते हैं। उसके बाद फिर बताया गया है कंपैरिजन, बताया गया है कंपैरिजन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। अगर हम कंपैरिजन देखें, ज़ूलॉजिस्ट वाइडली एक्सेप्ट द कैरेक्टरिस्टिक, जो मोस्टली जो ज़ूलॉजिस्ट हैं किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक को एक्सेप्ट करते हैं। देयरफॉर सम नॉन ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस ऑफ एनिमल फाइलोजेनी हैव स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल द स्टेटस ऑफ बर्ड्स, अब बर्ड्स के स्टेटस के बारे में सवाल किए गए। जनरेशन ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट हैव असाइंड द क्लास लेवल, बर्ड्स को क्या कहते हैं, क्लास लेवल देते हैं, एवीज। रेप्टाइल्स आल्सो हैव क्लास लेवल, रेप्टीलिया। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उन्होंने क्या किया, एवीज को और बर्ड्स को क्या किया, एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया था। देखो अब नेक्स्ट जो पहला पॉइंट बताया गया ए के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक एनालाइज हैज शोन दैट बर्ड्स आर मोर कोरिलेटेड बाय कॉमन नेसेसिटी टू ऑल द एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल्स। मतलब बर्ड्स जो हैं किससे रिलेटेड हैं, एलिगेटर से और क्रोकोडाइल से क्या है, रिलेटेड हैं। देयरफॉर द बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स शुड बी असाइंड टू ग्रुप हैविंग क्लोज कॉमन एंसेस्ट्री।
तो इन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया क्योंकि इनकी जो क्लोज कॉमन एंसेस्ट्री मौजूद हैं। बर्ड्स विल बिकम अ सब ग्रुप विद इन अ लार्जर ग्रुप। तो बर्ड्स को क्या बना दिया गया, सब ग्रुप बना दिया गया, एक ही ग्रुप के मतलब रेप्टाइल और बर्ड्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया। क्रोकोडाइल्स विल बी शोन मोर क्लोजली रिलेटेड टू द बर्ड्स दैन स्नेक्स एंड लिजर्ड, क्योंकि जो क्रोकोडाइल थे वो क्या थे, क्लोजली रिलेटेड थे एज बर्ड्स के साथ एज़ कम्पेयर टू द स्नेक और लिजर्ड से। तो ये बात गलत थी क्योंकि जो आप बर्ड्स क्योंकि अलग ग्रुप में रखा गया था बर्ड्स को, बाद में एवीज क्लास का नाम दिया गया और रेप्टाइल्स के लिए अलग क्लास बनाई गई थी, रेप्टीलिया। ट्रेडिशनल एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स कंसीडर द ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ की करैक्टर। तो जो ट्रेडिशनल टेक्सानोमिस्ट थे या सिस्टमेटिक्स थे वो क्या कहते थे, की करैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स के आप जो की करैक्टर क्या होंगे, फीदर्स एंड एंडोथर्मी। दीज करैक्टर्स हैव मेड दीज ग्रुप्स यूनिक। तो वो कि ये जो करैक्टर्स हैं फीदर्स और एंडोथर्मी बर्ड्स को क्या कहते थे, यूनिक बना देते थे। देयर फॉर दीज सिस्टम्स मेंटेन दैट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इज स्टिल करेक्ट। तो ये बात फिर किसके हक में जा रही है, एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स के, कि ये क्या थे, ज़्यादा करेक्ट थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, की करैक्टर स्टडी करके क्या किया था, बर्ड्स का अलग ग्रुप बना दिया था और रेप्टाइल्स का अलग ग्रुप बना दिया था। लेकिन क्लैडिस्टिक क्या कहते हैं, एक ही ग्रुप बनाया जाए जिसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स को साथ रखा जाए। क्लैडिस्टिक बिलीव दैट की करैक्टर्स इन्वॉल्व ऑनरी वैल्यू जजमेंट। अब जो क्लैडिस्टिक क्या कहते हैं कि जो की करैक्टर होते हैं ये सिर्फ किसके लिए हैं, वैल्यू जजमेंट के लिए हैं और इन्हें टेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब भी डिबेट जारी है, द डिबेट्स बिटवीन द क्लैडिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स कंटिन्यूज। दिस डिबेट विल कंप्लीट द नॉलेज ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द एनिमल। ठीक है ना, अब ये मतलब ये डिबेट उस वक्त तक जारी रहेगी, ये बहस जारी रहेगी कि कोई ऐसा नॉलेज मिल जाए जिससे हम क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान। इट इन्फोर्सेस द साइंटिस्ट टू एग्जामाइन एंड री एग्जामाइन द ओल्ड एजम्पशन। तो यही वजह है कि साइंटिस्ट जो हैं बार बार क्या कहते हैं, एग्जामिन करते हैं और री एग्जामिन करते हैं ओल्ड एजम्पशन को, जो पुराने मफरूज़ हैं उनको क्या कहते हैं, री एग्जामिन एंड एग्जामिन कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि कौन सी जो अजम्पशन है वो क्या है, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप या टेक्स्ट बनाए जा सकें। गुड लक। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।